हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम को डिटेल में स्टडी कर लिया है, उसको हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही थर्ड एलिमेंट है वर्ब यानी क्रिया। उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि वर्ब क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम सब कुछ सारी डिटेल जो है बेहद ही आसान तरीके से जानने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब होती क्या है? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। जैसा कि आपको आइडिया तो हो ही गया होगा क्रिया सुनकर। क्रिया जैसे कोई कार्य हो रहा हो, जैसे कोई घटना घट रही हो, ठीक है, जैसे कोई इंसिडेंट हो, जैसे आप नहा रहे हो ये क्रिया है, आप कहीं पर जा रहे हो ये क्रिया है। तो ये क्रिया होती है, वर्ब होती है, इसी को हम एक क्रिया बोलते हैं। लेकिन क्या जाना ही क्रिया है? क्या कुछ और भी क्रिया हो सकती है? वो हम आज क्रिया के अंदर जानेंगे। यानी वर्ब को जब पढ़ते रहेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी वर्ब किस किस तरह से होती हैं। सिर्फ जाना या खाना पीना ही क्रिया नहीं होती, कुछ और भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बोर्ड पर है, अ वर्ब इज अ वर्ड स्टेट समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। A verb is a word states something about a person or a thing। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताती है। कुछ बताती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताती है हमें वर्ब यानी क्रिया। अब कुछ बताती है, क्या बताती है ये हम जान लेते हैं कि क्या बताती है, ठीक है। देखिए, मुख्यतः जो हमारी वर्ब होती है क्रिया, हमें तीन चीज़ों के बारे में बताती है। क्रिया हमें तीन चीज़ों के बारे में बताती है। नंबर एक, स्टेट। स्टेट को हिंदी में बोलते हैं अवस्था। नंबर टू, ये बताती है हमको एक्शन। एक्शन यानी कार्य। और नंबर थ्री, ये बताती है हमें पोजेशन। पोजेशन यानी अधिकार। अधिकार। तो वर्ब जो क्रिया है वो हमें तीन चीज़ों के बारे में बताती है। इससे हमें तीन चीज़ों का पता चलता है, स्टेट, एक्शन, अधिकार। अब ये है क्या? देखिए, स्टेट जो है हम बोलते हैं, अवस्था जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं समय को, एक तरह से समय को। यानी किस, जैसे आप 5 साल के हो, फिर 10 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, ये आपकी उम्र की अवस्थाएं हैं। 10 साल एक अवस्था थी, 20 साल एक अवस्था है। जैसे चाइल्डहुड एक अवस्था होती है, एक एडल्टहुड एक अवस्था होती है, ऐसे अवस्था बोलते हैं। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू से। रोहन इज प्लेइंग, ये एग्जाम्पल है हमारा, रोहन इज प्लेइंग। अब इसमें जो रोहन है हमारा सब्जेक्ट, जो रोहन है हमारा सब्जेक्ट, ये नाउन भी है क्योंकि एक नाम है। एक बात और जान लीजिए इसको जानने से पहले, कि जो हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है, जहाँ पे इसमें हमने यूज़ किया है पर्सन और अ थिंग, तो उसमें जो पर्सन और थिंग होंगे ना, वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। यानी कि बेसिकली जो वर्ब है वो या तो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है कि वो क्या खेल रहा है और कब खेल रहा है, या फिर प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर रोहन जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये रोहन क्या कर रहा है? रोहन खेल रहा है। अब खेलना तो हो गई एक क्रिया, ठीक है, वर्ब। ये तो एक्शन में आ गया क्योंकि यही कार्य हो रहा है, ये तो कार्य वाली श्रेणी के अंदर आ गई वर्ब, ठीक है। अब स्टेट कैसे पता चलती है? स्टेट का बताने के लिए कैसे वर्ब का यूज करते हैं? देखिए, यहाँ पर इस जो लिखा है, इस जो है ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, और यही हमें स्टेट के बारे में बता रही है। कैसे बता रही है? देखिए, रोहन इज प्लेइंग। अब ये तो पता चल गया हमें कि रोहन खेल रहा है, लेकिन ये कैसे? अगर मैं इस हटा दूं तो क्या आपको पता चलेगा कि रोहन कब खेल रहा है? मैं खाली आपको बोलूं रोहन प्लेइंग, एक तो पहले तो बात सेंटेंस ही पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे फिर भी पूछूं कि रोहन कब खेल रहा है, अब खेल रहा है या कल खेल रहा था या परसों खेलेगा, यानी आने वाले समय में खेलेगा, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जब तक आप उपयोग नहीं करोगे सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यूज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसको बोलते हैं मुख्य वर्ब। जो हमारा कार्य हो रहा है ना, काम, जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, जैसे नहाना, खाना, जाना, जो भी कार्य हो रहा है उसको बोलते हैं मुख्य वर्ब, क्रिया, मेन वर्ब, एम वर्ब यानी मेन वर्ब। और इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है।
तो ये तो हो गया स्टेट और एक्शन के बारे में, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब पोजेशन क्या है, ये अधिकार क्या है। अधिकार से आप क्या समझते हो कि किसी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार है। तो अगर आपको कोई ऐसी बात कहनी है जिसमें कार्य ना हो रहा हो, कोई भी कार्य ना हो रहा हो, तो आप कैसे कहोगे वर्ब का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो पोजेशन यानी कि आप किसी चीज़ के मालिक हो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई एग्जांपल हो सकता है, आई ओन अ हाउस, HOUSE हाउस, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आई ओन अ हाउस, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि मैं एक मकान का मालिक हूँ या फिर मेरे पास एक मकान है, दोनों चीज़ें इसका अर्थ है। मेरे पास एक मकान है या मैं एक मकान का मालिक हूँ। अब देखिए यहाँ पर कोई कार्य तो नहीं हो रहा है, वो बस बता रहा है। वो क्या बता रहा है, वो अधिकार को बता रहा है, पोजेशन को बता रहा है कि मेरे पास एक मकान है। आई हैव अ हाउस ऐसे भी कर सकते हैं, और आई ओन अ हाउस। तो ये जो ओन हमने यूज किया है इसको बोलते हैं पोजेशन। पोजेशन, ठीक है, ये अधिकार वाचक शब्द है जो अधिकार को बताता है, ठीक है। ओन यहाँ पर है भी। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो पोजेशन को बताने के लिए यूज की जाती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि कनेक्टिव लिंक की तरह कार्य करती है, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कुछ क्या मोस्टली वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कार्य को बताती हैं। जैसे कि ये एक्शन कार्य यहाँ पर प्लेइंग, जैसे स्विमिंग हो सकता है, जैसे गोइंग हो सकता है। तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं जो 3 प्रकार की चीज़ों को बताती हैं। पोजेशन हमें बताएंगी, हमें स्टेट यानी अवस्था बताएगी, किस समय में कार्य हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है, और हमें उसमें क्या कार्य हो रहा है वो बताएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट हमें पता चली इज यानी कि ये प्रेजेंट में कार्य हो रहा है। यहाँ पर इससे ही तो पता चल रहा है हमें। इससे क्यों पता चल रहा है, क्योंकि जो इज है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, हमने टेंसेस में पढ़ा था। तो इससे हमें मालूम हो रहा है कि जो रोहन है वो इस वक्त खेल रहा है, ठीक है। जो रोहन है वो इस वक्त खेल रहा है। तो हमें ये जो है समय का बताती है कि प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में कब हो रही है क्रिया। तो उसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो हमने जाना स्टेट, एक्शन और पोजेशन को बताती है हमारी वर्ब यानी क्रिया हमें। तो ये तो हो गई इनकी बात, स्टेट वालों की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की, यानी क्रिया के प्रकार की। देखिए मुख्यतः हमारे पास 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं मुख्यतः, वैसे और भी होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली जो है हमारे पास 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, 2 टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी। पहली होती है हमारी मेन वर्ब, जिसे हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। क्या, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, मुख्य क्रिया। और दूसरी हमारे पास होती है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। सो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सहायक क्रिया होती है, और मेन वर्ब जो है यानी लेक्सिकल वर्ब जो है वो मुख्य क्रिया होती है। 2 प्रकार की मुख्य क्रियाएं हमारे पास होती हैं। तो पहले हम इनको जान लेते हैं, फिर आगे की क्रियाओं को जानेंगे, ताकि क्रमवत सारी चीज़ें, सारी एकदम बातें जो है क्लियर होती चली, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में क्या होती है। देखिए फर्स्ट है मेन वर्ब। पहले हम मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। मेन वर्ब, वैसे इसको लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली इसको मेन वर्ब बोलते हैं, मुख्य क्रिया। पहले इसकी बात करते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे। मेन वर्ब, ये क्या होती है मेन वर्ब, ठीक है। मैंने अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, रोहन इज प्लेइंग। तो जो प्लेइंग है, जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, जो सेंटेंस के अंदर कार्य हो रहा है, वही मेन वर्ब होती है, वही मुख्य क्रिया होती है। जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, जैसे नहाना, खाना, पीना, जाना, तैरना, उड़ना, ये सारे कार्य जो हैं ये मेन वर्ब होते हैं। और जो हम वर्ब की जो फॉर्म्स यूज करते हैं, क्रियाओं के जो रूप यूज करते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हम इसी में यूज करते हैं, मेन वर्ब में ही। यानी प्ले को ही हम बदलेंगे अगर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बदलना है, आईएनजी जोड़ना है हमें, तो वो भी हम मेन वर्ब में ही जोड़ते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया में ही जोड़ते हैं। और जैसे लिखना होता है, लिखने को बोलते हैं राइट। तो राइट की फर्स्ट फॉर्म यानी जो मेन जो वोकैबुलरी वर्ड है वो क्या है, डिक्शनरी वर्ड क्या है, वो तो यही है, राइट ही। तो अगर हम उसको आगे फर्दर फॉर्म्स में देखें, जैसे सेकंड फॉर्म में रोट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में राइट हो जाएगा। तो मेनली जो कार्य हो रहा है उसी को हम बोलते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे ही राइट्स अ लेटर। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है।
लेकिन यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, हमें क्रिया नज़र आ रही है। क्रिया क्या, कि उसने लिखा। उसने क्या लिखा, उसने एक लेटर लिखा। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सो जो राइट है यही वर्ब है, वो भी मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, इसी को बोलते हैं। अगर हम कह दें ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, LETTER, तो ये जो रोट है बस राइट की फॉर्म का रूप बदल गया, यानी इसकी फॉर्म बदल गई, बाकी तो है लिखना ही ना, तो इसी को बोलेंगे हम मेन वर्ब। तो हमारी यही होती है, अगर कोई तैर रहा है, ही इज स्विमिंग, इस तरीके से बोलते हैं ना। सो जो कोई तैर रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो क्रिया हो रही है उसी को मुख्य क्रिया मेन वर्ब बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, यानी कि आप ये समझ लीजिए 95% वर्ड्स सब मुख्य क्रिया के ही होते हैं, यानी 95% मेन वर्ब ही यूज़ होती हैं। कोई भी आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच, टीच क्या है, एक मुख्य क्रिया, एक मेन वर्ब है, ठीक है। इसी को हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब ज़्यादा होती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स, ये इनकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल इसको आप देखिए मेन वर्ब को, मुख्य क्रियाओं को, कि यही ज़्यादातर जो है उपयोग की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात मेन वर्ब की। अब समझते हैं हम अपनी सहायक क्रिया को। सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर 2, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब। ये नंबर 2 जो है हमारी वर्ब है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये क्या है, ये क्या प्रदान करती है। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, वो हमें काल का पता बताती है, यानी जो कार्य है, जो मुख्य क्रिया है, वो किस काल में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, या पास्ट में हो रही है। इसका हमें पता कराती है हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब संभावनाओं को दर्शाने में भी बताती है। अगर कोई संभावना की बात हो उसके लिए भी हम यूज़ किया करते हैं। किसी आदत को हमें बताना है तो उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। किसी आदत को अगर हमें बताना है, पास्ट की आदत, अब की आदत, कभी की भी आदत हो, तो उसको बताने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। अभी समझ लेते हैं इसको। जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी जो सहायक क्रियाएं हैं, ये भी फर्दर 3 भाग में डिवाइड होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ये भी कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, जो नंबर 1 है वो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। सेकंड हमारी होती है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। एंड जो थर्ड है हमारी वो होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये 3 प्रकार की हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं होती हैं। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी इसमें आते हैं टू डू, टू हैव, टू बी। क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड है हमारा मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसमें आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, विल, वुड, मस्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें आते हैं यूज्ड टू, नीड, डेयर। ये सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें जो आते हैं वो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, टू बी में जो आती है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग कहाँ हो रहा है, कैसे हम कहेंगे कि हाँ हमारे काम में आ रही है ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो क्या लिख रहा है, राइट कर रहा है, यानी वो लिख रहा है, लेटर को लिख रहा है। ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब को कौन सहायता प्रदान कर रहा है, किस चीज में, काल को बताने में, यानी टेंस को बताने में, कि वो पत्र जो है वो कब लिख रहा है, अब लिख रहा है, कल लिख रहा है, परसों लिखेगा, वो बता रहा है हमें इज। अब इस
आप जानते हैं, हमने टेंसेस पढ़े हैं कि इज यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है इज, एम और आर। ठीक है, तो डू में यही आती है इज, एम और आर। टू डू के अंदर इज, एम, सॉरी टू बी के अंदर इज, एम और आर आती है। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ये जो इज है ये हमें बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस में चल रहा है काम, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा काल का निर्धारण कर दिया इस हेल्पिंग वर्ब ने, इस ऑक्सिलरी वर्ब ने। ठीक है, और ये जो राइटिंग है ये हमारी मेन वर्ब है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब दूसरा देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। अब रीडिंग यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, ये हमारी लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है। उसके बाद इसको बता, ये कैसे पता चल रहा है कि किस काल में है, ये हमें एम बता रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक। अब आई एन जी लगा हुआ है रीडिंग में, रीड में, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता रहा है, हम आई के साथ एम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये हेल्पिंग वर्ब हमें बता रही है कि ये जो है इस समय चल रहा है, इस समय। तो ये दोनों जो किस में आते हैं, आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। ये हो गया टू बी का, दोनों के दोनों हो गए टू बी के। ठीक है, अब आते हैं टू डू में, कौन सी आती है? टू डू में आती है डू, डज, डिड। ठीक है, टू बी में आती है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये टू बी में आती है और ये टू डू में आती है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, यू डोंट लाइक हर, यू डू नॉट लाइक हर। ठीक है, अब इसमें जो है हमारी मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है हमारी लाइक, पसंद करना। ठीक है, ये लाइक, ये कोई फिजिकल क्रिया नहीं है, एक मेंटल वर्ब है, मेंटेलिटी में आती है, मानसिक क्रिया में आती है। ठीक है, सो यू डू नॉट लाइक हर, इसको सहायता कौन प्रदान कर रही है? इसको सहायता प्रदान कर रही है डू नॉट। ठीक है, डू नॉट। अब डू नॉट से हमें पता चल रहा है कि हम डू नॉट यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव वाक्य में। इसका मतलब इसने हमें साफ बता दिया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, वो भी सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पर जो ये डू है, ये जो हमारा डू है, ये क्या कर रहा है? नोट के साथ मिलकर के हमें लाइक के बारे में, सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि ये प्रेजेंट में नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू ऐसे काम आ रही है। ठीक, उसके बाद ये देख लीजिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो ये यहाँ पर डू आ गया, यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू, हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर स्पीक, बोलना। ठीक है, स्पीक, बोलना। अब इस मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को कौन सहायता प्रदान कर रहा है? डू प्रदान कर रहा है। अब ये डू क्या बता रहा है? एक प्रश्न के बारे में बता रहा है। डू हमारा शुरू में आ गया, इसका मतलब ये प्रश्न, और प्रश्न हम कहाँ पूछ रहे हैं? डू और डज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो इसने ये भी बता दिया कि जो है ये टेंस जो है, ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव वाक्य है। ठीक है, नंबर 5, हर फादर मे कम टुडे, हर फादर मे कम टुडे। उसके पिताजी शायद आज आ सकते हैं, यानी एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी में क्या? मे। ठीक है, मे। अब मुख्य क्रिया क्या है? कम, आना, ये है मुख्य क्रिया। अब इसको सहायता प्रदान कौन कर रही है? ये मे ही तो कर रही है। ये संभावना दर्शा रही है कि उसके जो पिता हैं वो आज आ सकते हैं, वो आज आ सकते हैं, मे। तो ये जो मे है हमारी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। मे, माइट, शुड, आउट टू, ये सब जो है संभावना जो दर्शाते हैं। संभावना या कोई डिटरमाइन कर दे किसी चीज़ को, जैसे मस्ट होता है, किसी चीज़ की डिटर्मिनेशन जैसे शुड होता है। ठीक है, तो कुछ भी हो इस तरह का, वो सब मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट माइट रेन टुडे। अब ये जो माइट है कब यूज करते हैं? मे आपको पता है। माइट हम यूज करते हैं संभावना के लिए, मे हम यूज करते हैं संभावना के लिए। मेन वर्ब हमारी क्या है? रेन। रेन यानी बरसात, आज बरसात हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। सो इट माइट रेन टुडे में जो माइट है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सी? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या है? वो क्या उठा सकता है? वो बॉक्स उठा सकता है। तो जो उठाना है वही क्रिया है, तो उठाने को बोलते हैं लिफ्ट। तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैन है। अब कैन क्या दर्शा रही है? कैन दर्शा रही है कैपेसिटी, एबिलिटी। क्या दर्शा रही है? कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बक्से को उठा सकता है, यानी उसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है, वो योग्य है इस चीज़ के कि वो इस बॉक्स को उठा सके। तो वो कौन दर्शा रहा है? कैन। तो ये जो हमारी है ये हमारी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसी हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जो हमारे हैबिट्स को दर्शाती हैं। ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता,
ही यूज टू स्मोक इन पास्ट डेज, वह पुराने दिनों में जो है धूम्रपान किया करता था। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं यूज टू को, नीड को तो हम करते ही हैं, और डेड को, ये हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इनको मैं अलग से जब ऑक्सिलरी वर्ब के लिए पूरा एक अलग टॉपिक, अलग वीडियो में सेपरेट बना करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप बेसिक समझ लीजिए, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स में कैन जो है हमारी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये हमने समझी टाइप्स ऑफ वर्ब्स में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब बढ़ते हैं आगे। स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब ये क्या होती हैं? स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब, इनको क्या बोलते हैं, ये कहाँ यूज होती हैं, इनका क्या उपयोग है? देखिए, स्टेटिव वर्ब जो हमारी होती हैं उनको हम एक तरह से बोलते हैं आंतरिक क्रियाएं। यानी जिस तरह से हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी सोच होती है, जो हम आंतरिक तौर से करते हैं, यानी जो फिजिकल तौर से नहीं करते, भौतिक रूप से हम नहीं करते जिन चीज़ों को, जो हम अपने मन में सोचते हैं, जो हमारे अंदर घटनाएं घटती हैं, अंदर सोचने का काम, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, या कुछ सूंघने का काम, किसी चीज़ को स्मेल करना, किसी चीज़ का सेंस करना, यानी जो हम आंतरिक तौर से करते हैं उनको बोलते हैं स्टेटिव क्रियाएं, यानी स्टेटिव वर्ब, यानी ये आंतरिक क्रियाएं होती हैं। और डायनामिक वर्ब क्या होती है? डायनामिक वर्ब होती है भौतिक क्रियाएं, फिजिकल, जिनको हम देख सकते हैं, इनको हम देख या छू नहीं सकते, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब इस तरह की क्रियाएं होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, और इनको हम देख या छू नहीं सकते, इनको हम कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं स्टेटिव वर्ब्स में जिनको हम देख भी सकते हैं, लेकिन वो जो है वो मिक्स्ड वर्ब में आती है, वो मैं आपको मिक्स्ड वर्ब वाले पोर्शन में बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब। देखिए, स्टेट वर्ब्स आर नॉट फिजिकल्स, यानी जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं ये फिजिकल नहीं होती, यानी ये भौतिक नहीं होती, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे कोई कार्य हो रहा है, आप नहा रहे हो तो मैं आपको देख सकता हूँ, लेकिन अगर आप कुछ सोच रहे हो तो शायद मैं आपको ना देख पाऊँ, और शायद देख भी पाऊँ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट सी स्टेट वर्ब्स, हम नहीं देख सकते, ठीक है। ऑलमोस्ट नेवर यूज स्टेट वर्ब्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लगभग कभी भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्टेटिव वर्ब को नहीं यूज करते हैं। यानी ये जो वर्ब्स मैंने लिखे हैं एग्जांपल के तौर पर, ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हम इनके अंदर आईएनजी को नहीं जोड़ते हैं, आईएनजी को स्टेटिव वर्ब में नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर ऑलमोस्ट, यानी कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसी हैं जिनका मीनिंग अलग होने पर हम उसमें आईएनजी को जोड़ सकते हैं। जैसा मैंने आपको एक बार पहले सी के बारे में बताया था कि सी का अर्थ अगर होता है देखना, तो आप उसमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर उसका अर्थ हो रहा है मिलना, यानी आप अगर किसी से मिलने जा रहे हो, तो वहां पर आप सी में आईएनजी जोड़कर उसको सीइंग बना सकते हो, ठीक है। तो जो अगर अर्थ अलग हो रहा है, यानी अर्थ जो है वो डायनेमिक आ रहा है, यानी वो भौतिक आ रहा है, मिलने का तो हम देख सकते हैं मिलने को, लेकिन देखने को तो नहीं देख सकते ना, तो उस चीज़ का जो है हम उसमें आईएनजी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, समझिए आगे क्या है। एग्जाम्पल है बिलीव को बिलीविंग नहीं कर सकते आप, अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, स्ट्राइक को स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते, नो को नोइंग नहीं कर सकते, हेट को हेटिंग नहीं कर सकते, वॉन्ट को वॉन्टिंग नहीं कर सकते, रिमेंबर को रिमेंबरिंग, ओन को ओनिंग, बिलोंग को बिलोंगिंग, साउंड को साउंडिंग। आप आईएनजी किसी में नहीं जोड़ सकते। और अगर आप इन पे ध्यान दो, बिलीव ये होता है विश्वास, तो इसको क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। अंडरस्टैंड, आप कुछ समझ रहे हो, तो मुझे क्या पता आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मुझे थोड़ा ना दिख रहे हो, तो अंडरस्टैंड। स्ट्राइक मारना, इसका भी नहीं पता चलता है। नो का मतलब होता है जानना, मुझे नहीं पता। हेट नहीं पता, हेट एक सेंस है, एक हमारे अंदर की क्रिया है, आंतरिक क्रिया है। नो भी, जैसे हम किसी चीज़ को जानते हैं लेकिन फिजिकल तौर पे कर तो नहीं रहे, जैसे नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी वो क्रिया है फिजिकल, लेकिन ये तो फिजिकल नहीं है हेट, ये तो आंतरिक है। वॉन्ट चाहना, ये भी। रिमेंबर याद करना, ये भी आंतरिक क्रिया। ओन, यानी मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ, मैं किसी चीज़ को ओन करता हूँ, अधिकार है किसी चीज़ पे मेरा, वो भी एक आंतरिक क्रिया है। बिलोंग, किसी चीज़ से संबंधित हो आप, तो वो भी एक आंतरिक क्रिया है। और साउंड, जैसा आपको दिखता है, जैसा आप महसूस करते हो, ठीक है। तो एटसेट्रा ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स वर्ब्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर, उसमें सारी वर्ब्स जो है मैं आपको नोट करा दूंगा। फिलहाल आप देख लीजिए, स्टेटिव वर्ब्स तो हो गई है। अब डायनामिक वर्ब क्या होती है? दीज वर्ब्स आर फिजिकल, यानी कि ये फिजिकल होती है। फिजिकल का मतलब भौतिक होती है, ये भौतिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, जैसे मुकेश दिल्ली जा रहा है, तो हम देख सकते हैं ना मुकेश दिल्ली जा रहा है। वी कैन सी दीज वर्ब्स, यानी हम इन्हें देख सकते हैं। कैन यूज इन एवरी टेंस,
स्टेटिव वर्ब्स को हम हर टेंस में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ही डायनामिक वर्ब में बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसके अंदर हम किसी भी टेंस में डायनामिक वर्ब को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल रन भागना, वॉक चलना, ईट खाना, फ्लाई उड़ना, बात नहाना, रीड पढ़ना, रेड बोलते हैं इसको, प्ले खेलना, एटसेट्रा। इस तरह से जो भी है, ये जितने भी डायनामिक वर्ब्स हैं इनको हम हर टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक टेंस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं रोहन प्लेज, रोहन खेलता है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं लिखूं रोहन इज प्लेइंग, इसमें मैंने जोड़ दिया ing, सही है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। मैं लिख दूं रोहन विल प्ले, रोहन खेलेगा, तो ये हो गया अपना फ्यूचर टेंस। तो हम इसका किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका कर सकते हैं, क्या आप बिलीव को कर सकते हो, क्या आप ऐसे बोल सकते हो आई एम बिलीविंग इन यू, BELIELIVING बिलीविंग इन यू, और आई एम बिलीविंग यू, ये गलत हो जाएगा ना, ये ing नहीं जोड़ सकते हम बिलीव के अंदर, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम फिर इसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में स्टेटिव वर्ब्स आ रही है उनको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट में। पहले भी मैंने टेंसेस में आपको ये बताई थी बात। हम लिखेंगे इसको BELIEVE बिलीव यू, आई बिलीव यू। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। तो ये तो हो गई बिलीव की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपनी वर्ब की, जिसका नाम है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, आप कुछ समझ रहे हो। अब देखिए मैं समझ रहा हूं, तो मैं अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो, क्योंकि इसमें रहा हूं आ रहा है और ये प्रेजेंट का है भी आ रहा है इसमें, सो मुझे क्या लिखना होगा कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो क्या ये सही है? ये नहीं सही है, ये बिल्कुल गलत है। हम अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब है तो इसमें ing को नहीं जोड़ सकते, तो मैं इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाऊंगा आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, ये इस तरीके से बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसमें हम ing नहीं जोड़ते। अगर कुछ में जैसे लुक होती है, स्मेल होती है, फील होती है, अब ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें हम ing जोड़ सकते हैं, लेकिन कहाँ पे जोड़ेंगे, किस सिचुएशन में जोड़ेंगे, वो आपको समझना होगा। ठीक है, वो मैं आपको मिक्स्ड वर्ब्स में समझाऊंगा। मिक्स्ड वर्ब का मतलब होता है कि जिनके दो अर्थ होते हैं, यानी वो डायनामिक भी अर्थ दे रहे होते हैं और स्टेटिव भी, तो वहां पर हम डायनामिक के अर्थ में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सी बताया था, सी का भी बिल्कुल डायनामिक अर्थ निकलता है जब हम मिलने की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। क्या होती है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब? पहले ट्रांजिटिव वर्ब को देख लेते हैं। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने बाद, यानी कि उस वर्ब के तुरंत बाद उसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपना सेंस पूरा करने के लिए। यानी अगर आप कोई बात कहते हो तो उसका कोई ना कोई सेंस बनना चाहिए। अगर सेंस बनाना है तो उसके पास सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जहाँ पर उपयोग होती है ना, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है 100%। लेकिन अगर आप इंट्रांजिटिव की बात करो, अकर्मक क्रिया की बात करो, अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, इसका मतलब है कि ऐसी क्रिया जिसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसके बाद उसे अपना सेंस पूरा करने के लिए, अर्थ पूरा करने के लिए, यानी अगर कोई बात कह रहे हैं उसका कोई मतलब निकले तो इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही पूरा कर देती है। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब है इनमें हमें आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है उन सेंटेंसेस में हमें आवश्यकता पड़ती है ऑब्जेक्ट की। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए एक एग्जाम्पल हो सकता है, द मैन किल्ड अ स्नेक, द मैन किल्ड द स्नेक। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या है, जो द मैन है तो हमारा सब्जेक्ट है, जो किल्ड है ये हमारी वर्ब है, और अ स्नेक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ से अ स्नेक हटा दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, द मैन किल्ड। सो द मैन किल्ड यानी व्यक्ति ने मारा। अब किसको मारा,
ये तो पता नहीं चल रहा है, यानी सेंस तो पूरा ही नहीं हो रहा। इसको ज़रूरत है, यानी जो किल्ड है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट की अपना अर्थ पूरा करने के लिए, सेंस को पूरा करने के लिए, ताकि इसका कुछ सेंस बन सके। द मैन किल द स्नेक। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रानी मेड अ डॉल। रानी मेड अ डॉल। अब यहाँ पर यह है कि रानी ने एक गुड़िया बनाई, रानी ने एक गुड़िया बनाई। सो अगर मैं इसको अ डॉल को हटा दूं, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हटा दूं, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको अगर मैं हटा दूं, रानी मेड, रानी ने बनाई, क्या बनाई, ये क्या बनाया, कुछ पता तो नहीं चल रहा है, तो अर्थ ही पूरा नहीं हो रहा है। तो ये जो मेड है, इसको जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की, तो अ डॉल हमें लिखना पड़ेगा, रानी मेड अ डॉल। तो इस तरीके से जो ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया होती है ना, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है अपना अर्थ पूरा करने के लिए। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही डाइड, खत्म, वह मर गया। क्या इसको जरूरत है किसी भी ऑब्जेक्ट की? ही डाइड, ये बात खत्म हो गई। डाइड का मतलब मर गया, तो अब इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है? कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, इसलिए इनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो डाइड है, जो हमारी वर्ब है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया है, जो जिसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे द सन शाइन्स। द सन शाइन्स, जो सन है, जो सूर्य है, वो चमकता है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है हमें? नहीं पड़ती है। जो शाइन्स है, ये हमारी वर्ब, ऐसी वर्ब है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसको ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपने आप में ही परिपूर्ण है, ये अपने आप में ही परिपूर्ण है। ही डाइड, खत्म बात। द सन शाइन्स, खत्म बात। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जैसे सकर्मक क्रिया को पड़ती है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, और वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों ये थे वर्ब का एक बेसिक सा ब्यौरा मैंने आपको दिया है। इतनी जानकारी लेने के बाद आपको वर्ब में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब बचे हमारे रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, और आपको मिक्स्ड वर्ब के बारे में भी बताना है, वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो अब मिलेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।